Assalamu alaikum everyone. Are you getting my voice? Ishrat, beta, can you hear me? Yes, sir. Okay, Ghania, can you hear my voice? Yes, sir. Javanti, can you hear me? Javanti, beta, can you hear me? Yes, sir. I can hear you. Okay, fine. That's all right. Good. Kinza, can you hear me, beta? Yes, sir. Oh. Okay, that's all right. So in previous class that we had last week, we studied about the introduction of William Shakespeare. हमने विलियम शेक्सपियर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने विलियम शेक्सपियर के प्लेस के बारे में भी कुछ पढ़ा था. We even studied that As You Like It was a very popular play by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा जिसका नाम As You Like It है, वो बहुत ही पॉपुलर था और जो है वो उसमें एक नगमा भी हमें फर्स्ट ईयर में दिया गया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और अब सेकेंड ईयर में एक स्पीच दे दी गई है जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन. बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? आरफा आतिफ? Yes, sir. ओके, Yes, दैट्स sir. ऑल. Sorry. All participants should close video and they should keep themselves mute. ठीक है बेटा, वीडियो जो है वो ऑन नहीं कीजिएगा और अपना जो साउंड है उसको म्यूट रखिएगा जब तक आपका मैं नाम लेकर नहीं पूछूंगा कुछ आप नहीं बताइएगा, ताकि क्लास में जो डिस्ट्रैक्शन है वो ना हो और हम अच्छी तरह से इसको समझ सकें. अच्छा भाई, आई होप दैट दिस स्क्रीन इज बीइंग शेयर टू एवरीवन. ये बेटा एक पोम है आपकी द सेवन एजेस ऑफ मैन और ये आपके एग्जाम में शामिल है. इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो जरूर आता है. Mashallah, we have many students today. Okay, so it states all the world is a stage. ये मैंने एक्सप्लेन की थी, 2 स्टेंज एक्सप्लेन किए थे. गनिया बेटा बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर. बेटा लास्ट क्लास में आप थी? जी सर थी, लेकिन उसमें नेट इशू बहुत था तो आप वापस से रिपीट कर ओके ओके, दैट्स ऑल राइट. आज तो आवाज क्लियर आ रही है सबको, आज नेट इशू भी नहीं कर रहा, कुछ भी इशू नहीं कर रहा है. Okay, that's all right. Fine. We are starting now. More students are coming and more students are coming. Okay, that's all right. So we are going to start the 7 ages of man. इंसान की जिंदगी के 7 अदवार.
अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा और हमें जो है ना वो बहुत सारी सलाहियतें देकर भेजा। शेक्सपियर की नज़र में ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ये सारी की सारी दुनिया जो है ना ये एक स्टेज है। स्टेज मीन्स अ परफॉर्मिंग प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर हम परफॉर्मेंस देते हैं, हम अपना टैलेंट शो करते हैं। तो ये जो दुनिया है ना ये हमारे लिए परफॉर्मिंग प्लेस है। और इसके बारे में हदीस शरीफ भी है, दुनिया आखिरत की खेती है, आप यहाँ पर जैसा बोएंगे वैसा आखिरत में काटेंगे। तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो टैलेंट्स दिए हैं, जो सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को जाहिर करने के लिए ये दुनिया जो है ना that is the best place, that is the performing place. So therefore Shakespeare says that it's a stage, ये दुनिया एक स्टेज है। and all the men and women merely players, और जितने भी आदमी हैं, जितनी भी औरतें हैं, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स का मतलब फनकार, एक्टर्स, अदाकार। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स, जितने भी औरतें हैं, जितने भी आदमी हैं, सब सब फनकार हैं, सब जो है वो अदाकार हैं। और दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो सब के सब ड्रामेबाज हैं। सबसे अच्छे ड्रामे तो हम करते हैं, टेलीविजन पर जो दिखाते हैं वो तो हमारी एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो तो हमारी नकल कर रहे होते हैं। सही मानों में कैरेक्टर्स तो हम हैं। ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स। अभी इस वक्त देखें जो स्टूडेंट का रोल है वो सब आप लोग अदा कर रहे हैं, अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए हैं सारे के सारे। So that is what you are performing the real role, and on television whatever they are showing it's just acting you। वो जो टेलीविजन पे दिखाते हैं वो तो सब आपकी नकल कर रहे हैं। सही मानों में जो वालदा का किरदार अदा कर रही हैं वो हमारी वालदा हैं। जो रियल वालदा का किरदार अदा कर रही हैं उनमें जज्बात हैं, उनमें एहसासात हैं, उनमें फीलिंग्स हैं। हमें तकलीफ हो तो उनको तकलीफ होती है, वो अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकती। दैट इज रियल मदर। लेकिन जो टेलीविजन पे दिखाई जाती है ना वो तो हमारी वालदा की एक्टिंग कर रहे होते हैं। somebody yes okay, so all the world is a stage and all the men and women merely players। merely means only, ये साथ साथ लिखते भी जाएं। अगर आपके पास बुक है ना तो वर्ड को अंडरलाइन करें और जो है वो उसको लिखते चले जाएं। all the world is a stage, stage here means performing place and all the men and women merely, merely का मतलब होता है only, players means actors, कि हम सब सारे के सारे सब एक्टर हैं। अब एक्टर की इकसाम है, कोई बच्चे का किरदार अदा कर रहा है, कोई अब्बा का किरदार अदा कर रहा है, कोई अम्मा का किरदार अदा कर रही है, लेकिन हम रियल एक्टिंग कर रहे हैं, हम वो दिखावे वाली नहीं कर रहे जो स्टेज पर की जाती है। दे हैव देयर एग्जिट्स and their entrances, third line, they have their exits and their entrances, कि इंसान जो है ना they have their exits and entrances। merely means only, merely का मतलब होता है सिर्फ। ये जो वर्ड merely दिया हुआ है इसका मतलब है सिर्फ। so all the men and women merely players, ये जितने भी आदमी हैं, जितनी भी औरतें हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये सब अदाकार हैं। they have their exits, exits और entrances, ये दो टर्म इस्तेमाल की जाती हैं। exit का मतलब होता है इखराज, किसी जगह से निकल जाना, बाहर चले जाना, हमारे यहाँ तो exit होता है। और entrance, entrance का मतलब होता है दाखिल होना। जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर एक entrance होती है, एक exit होती है। हमारे कुछ मासूम से लोग exit से घुसे जा रहे होते हैं, फिर उनको बताया जाता है नहीं भैया यहाँ से नहीं जाना, entrance से जाना है। so entrance that is admission somewhere, और exit मतलब बाहर आ जाना किसी जगह से। so they have their exits and entrances। ये जो इंसान है ना इनकी exit होती है इस स्टेज पर और entrance होती है इस स्टेज पर। दुनिया के स्टेज पर हम आते हैं और दुनिया के स्टेज से हम चले जाते हैं। तो फिगरेटिव मीनिंग में इसका एग्जिट का मतलब जो है वो हुआ आपका डेथ, और एंट्रेंस का मतलब हुआ बर्थ। क्योंकि हर इंसान की इस दुनिया में पैदाइश है और फिर वो मर जाता है और बीच में वो अपना परफॉर्म अदा करता है। जैसे अगर कभी आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको बताया जाता है परफॉर्मेंस के अब इसके बाद आपका नंबर आएगा, आप खड़े हो जाते हैं,
जैसे हमने जब परफॉर्मेंस की थी, हमें बताया गया कि जनाब अब ये बंदा जा रहा है ना, इसके बाद आपका नंबर है, आप यहाँ कोने पे खड़े हो जाएं, आपको जाना है स्टेज पे 3 दफा झंडा हिलाना है और फिर वापस आ जाना है। तो ये आपकी एंट्रेंस है, फिर आपको रोल परफॉर्म करना है और फिर आपकी एग्जिट है। ऐसा ही होता है स्टेजेस पर कि डायलॉग्स उनको पता होते हैं कि हमें ये बोलना है, वो आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और फिर चले जाते हैं। इसी तरह से दुनिया में इंसान आता है, अपने टैलेंट को शो करता है और फिर उसके बाद इस दुनिया से चला जाता है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। द पीपल कम इन द वर्ल्ड एंड दे हैव टू डिपार्ट आफ्टर परफॉर्मिंग देयर रोल्स। लेकिन एक बात बताइए, इंसान इस दुनिया में पहले आता है या पहले जाता है? आसमा जहांगीर बेटा, कैन यू हियर मी? आसमा, कैन यू हियर मी? Oh, sorry, Bisma. Bisma Jahangir, can you hear me? There was no name coming. Bisma Jahangir, beta, can you hear me? No, she cannot hear me. Hamda, beta, can you tell me what man comes? He comes first or he goes? हमदा ये बताइए, दुनिया में पहले इंसान आता है जाता है? पहले बर्थ है या मौत है? कैन यू हेयर मी बेटा हमदा? सर पहले बर्थ है। हैं? पहले आता है। पहले इंसान की बर्थ है। अच्छा जी। गनिया, यस सर। गनिया बेटा, कैन यू हेयर मी? यस सर। पहले इंसान की बर्थ होती है, डेथ होती है? पहले बर्थ होती है। पहले बर्थ होती है ना। तो ये शेक्सपियर ने ये लाइन यूं क्यों लिख दी? दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। उसको लिखना चाहिए था दे हैव देयर एंट्रेंसेस एंड देयर एग्जिट्स। अब सही होता। एग्जिट का मतलब तो मौत हो गई और एंट्रेंस का मतलब जिंदगी हुई, तो फिर तो ये लाइन गलत हुई ना। गलत हुई या नहीं है? तो शेक्सपियर गलत है भाई, सब गलत गलत लिखता है ये। इसको सही सही लिखना चाहिए। पहले जो है वो उसने देखो क्या लिख दिया और फिर जो है वो क्या लिख दिया, बताओ। ऐसा कोई करना चाहिए इंसान को? यास्मीन अली, कैन यू हेयर मी बेटा? कैन यू टेल मी, ये सही लाइन लिखी हुई है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस है? सही लिखिए। सही लिखी है। तो इंसान तो इस दुनिया में पहले पहले तो आता है ना, पहले उसकी पैदाइश होती है या पहले जो है वो मौत हो जाती है? लेकिन वो वाली जिंदगी तो परमानेंट होती है ना सर। कौन सी जिंदगी परमानेंट होती जो है? आखिरत की। आखिरत की जिंदगी परमानेंट होती है, लेकिन इस दुनिया में जब इंसान आता है तो पहले तो आता है ना, फिर इस दुनिया से जाता है ना। यस सर, ये तो पहले तो आता है। हाँ। फिर Somebody was raising hand. I do not know the name that person. Aliza Farooq, can you tell me बेटा? ये लाइन सही लिखी हुई है, यूं नहीं होना चाहिए था दे हैव देयर एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। Aliza, can you hear me? No, she cannot hear me. Okay. Yasmin Ali, can you hear me beta? Is it Yes, the correct line written? The man comes in the world and then he goes. Sir, I think it's correct. अच्छा जी, बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो एग्जिट से मतलब जो है वो मौत नहीं है और एंट्रेंस से मतलब जिंदगी नहीं है। अब इसको समझ लें इसका क्या मतलब है। ठीक, इसको थोड़ा जो है ना वो डेप्थ में समझना पड़ेगा कि इंसान इस दुनिया में आता है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, कि जब इंसान इस दुनिया में आता है उसकी एक एग्जिट होती है और एक एंट्रेंस होती है। अच्छा, अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में सबसे पहला इंसान जो बनाया आदम अलैहिस्सलाम थे। That has been mentioned in most of the religions except few. ये वाकया दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मौजूद है सिवाय चंद एक मजहब को छोड़कर। सो विलियम शेक्सपियर फॉलोड क्रिश्चियनिटी। विलियम शेक्सपियर ने उस हिसाब से जो है वो उसको लिखा, तो उसमें भी ये वाकया मौजूद है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया
और आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद उनकी पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। सो दैट वाज द फर्स्ट कपल। पहला कपल इस तरह बना, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और उनकी पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया गया। देन दे बोथ वर आस्क्ड टू लिव इन पैराडाइज। इन दोनों को कहा गया, ईडन एक जगह थी, जन्नत थी, और वहां पर इन दोनों को भेज दिया गया और कहा गया कि इस जन्नत में जो चाहे खाओ पियो, बस एक दरख्त के पास ना जाना। उस दरख्त के पास जाने से मना कर दिया गया। लेकिन जनाब फिर वो शैतान आया और शैतान ने जो है वो सबको बरगलाया। फिर उन्होंने वो फल खाया। जब उन्होंने वो फल खा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया। दे का मीन्स बोथ, दे बोथ मीन्स कपल। दे हैव देयर एग्जिट्स। एग्जिट्स का यहाँ मतलब है जन्नत से भेजना, निकालना नहीं कह सकते, क्योंकि नबी की शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना है कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, ये बेअदबी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मसलहतन, ये भी अल्लाह की मसलहत थी, वरना तो इंसान आबादी नहीं होते दुनिया पर। तो अल्लाह ताला ने जन्नत से उन्हें दुनिया में भेजा। So first they had their exits from paradise and then entrance in the world, and after that human being started coming in the world and the process of birth started. उसके बाद पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ, फिर लोगों की पैदाइश होने लगी, लेकिन जो पहला कपल था वो जन्नत से भेजा गया था। तो इसलिए शेक्सपियर ने पहले एग्जिट का वर्ड इस्तेमाल किया गया कि अगर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ना भेजा जाता तो किसी की पैदाइश मुमकिन नहीं थी, कोई भी दुनिया में ना होता। So therefore he said they have their exits and entrances. गनिया समझ में आया अब exit and entrances? यस सर, आ गया। Okay, very good. हमना आपको आवाज आ रही है? यस सर। वो आपकी वो बेस्ट फ्रेंड कहाँ गई? वो नजर नहीं आ रही ग्रुप में। होगी सर। होगी, जाग जाएं अब, सोना नहीं है। अच्छा जी। So they have their exits and their entrances. जयवंती समझ में आया बेटा? यस सर। Okay, very good. So and one man in his time plays many parts. अब एक इंसान अपनी जिंदगी में कई किरदार अदा करता है। And one man in his time plays many parts. एक इंसान अपनी जिंदगी में कई रोल अदा करता है। His acts being 7 edges. और जो उसके किरदार हैं, जो उसके रोल हैं, वो तादाद में 7 हैं। अगर वो नंबर पे काउंट किए जाएं, so there are 7. At first, the infant. पहला किरदार है उसका कि वो छोटा सा बच्चा होता है। Infant. Infant means newly born baby. Infant का मतलब होता है कि बिल्कुल जिसकी अभी पैदाइश हुई हो, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना रोता हुआ बच्चा। So at first the infant. सब बच्चे होते हैं ना, ये किरदार सब पे आया है, सब ने निभाया है, सब नेचुरली बच्चों की एक्टिंग कर रहे होते हैं। किसी को नहीं बताया गया था अब जिद करनी है, अब रोना है, लेकिन सब रोते थे। बचपन में सब रोए ना, सबने जिदें की हैं। किसने सिखाया? किसी ने सिखाई एक्टिंग करना? नहीं, हम तो नेचुरल एक्टर है ना, हम तो हैं ही अदाकार सारे के सारे। सबको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है। सो कहते हैं एट फर्स्ट इन्फेंट, सबसे पहले वो शख्स बच्चा होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। म्यूलिंग, म्यूल का मतलब होता है बेबल और टू क्राई विदाउट टीथ। टू क्राई विदाउट टीथ, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके मुंह में दांत नहीं होते लेकिन वो रो रहे होते हैं, गूं गां कर रहे होते हैं, उसको म्यूलिंग कहते हैं। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। प्यूक मीन्स टू वॉमिट। प्यूकिंग का मतलब होता है वॉमिट कर देना, वॉमिटिंग। सो जो छोटा बच्चा होता है उसके 2 ही काम होते हैं, तो रोता है, रोते हुए आते हैं सब, है ना, सब रो रहे होते हैं। मतलब पैदाइश के बाद भी नर्सें, मैंने सुना है, मार मार के रुलाती हैं। अगर कोई नहीं रो रहा हो तो उसकी बच्चे की, छोटे बच्चे की पिटाई लगाई जाती है कि रो, क्योंकि जब वो रोता है तो उसमें ब्लड की सर्कुलेशन होती है और जो है वो चेक करती हैं नर्सेज कि जनाब इसको जो है वो हाथ पांव सही मूव कर रहे हैं। सो दैट्स म्यूलिंग। जरूरी है बच्चे के लिए, नहीं रोएगा तो उसे मार मार के रुलाया जाएगा। सो दैट इज हिज फर्स्ट एक्ट, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। प्यूकिंग का मतलब वॉमिटिंग। बच्चों की आदत होती है, खाते हैं वो दूध जो है वो निकाल देते हैं, दूध पिया उन्होंने, फौरन जो है वो काई लेते हैं और सारा जो है वो निकाल देते हैं इन द नर्सेज आर्म्स। नर्स का यहाँ पर मतलब है मदर, इन द मदर्स आर्म्स। मदर मीन्स द वन हु नर्चर्स देम, द वन हु टेक्स केयर ऑफ देम। वो जो उनकी देखभाल कर रही होती है, उनका ख्याल कर रही होती है, वो माँ ही होती है जो उनकी देखभाल करती है। तो बच्चा इतना छोटा होता है कि वो माँ के हाथों पर डिपेंड कर रहा होता है। माँ जो है वो उसकी बड़ी देखभाल की कर रही होती है और वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है, उसका काम रोना होता है और उल्टी कर देना होता है।
that is what role he has to perform and he is performing. ये पहला उसका किरदार है infancy. Then the whining school boy. फिर दूसरा किरदार शुरू होता है. ये पहला स्टेप हम सब गुजार चुके हैं, सब पहले स्टेज से गुजर गए. अब कोई बच्चा नहीं है, कोई रोता धोता नहीं है, सब रुलाते हैं. So mulling and puking, अब हम उल्टियां भी नहीं कर रहे होते सब पर. So first role we have passed through, then the whining school boy. और फिर दूसरा जो किरदार है हमारा, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, बहुत छोटा. इन्फेंट का मतलब न्यूली बॉर्न बेबी. न्यूली बॉर्न बेबी. अब अगर नहीं लिखा आपने तो लिख लें. जिसकी अभी अभी पैदाइश हुई हो उसको इन्फेंट कहते हैं. तो पहला रोल खत्म हो जाता है रोने धोने में ही. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय. उसके बाद जो दूसरा रोल शुरू होता है, दूसरा किरदार शुरू होता है, दैट्स वाइनिंग स्कूल बॉय. वाइनिंग हियर मींस मेकिंग साउंड्स, आवाजें निकालता हुआ, गुर्राता हुआ, गुस्से में. उसको स्कूल लगा दिया जाता है. बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, वक्त गुजरता रहता है, वक्त हर चीज बदल देता है. एक छोटा बच्चा था, वो रोता था सिर्फ, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ बड़ा होने लग गया. जब वो 2.5 साल का हुआ, थोड़ा बहुत बोलना सीख गया. घर वालों ने कहा अब इसको किसी अच्छी मॉन्टेसरी में लगा दो. अब जनाब उनके लिए मॉन्टेसरी ढूंढ दी गई. अब उनको मॉन्टेसरी में दाखिल तो कर दिया, लेकिन वो जाते हुए बड़े नखरे दिखाते हुए जा रहे हैं. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय. वाइनिंग का मतलब वो नखरे दिखाता हुआ या गुस्सा करता हुआ या आवाजें निकालता हुआ. विद हिज सैशल. सैशल मीन्स बैग. ये कमर पे बांधने वाला बैग होता है जो अक्सर बच्चे जो है वो लेकर जा रहे होते हैं. तो ये उनका दूसरा किरदार होता है. हमारी जिंदगी का ये दूसरा रोल होता है. पहला तो हम बहुत छोटे थे, दूसरे जब स्कूल में लगा दिया गया. Then the whining school boy with his satchel and shining morning face creeping like snail. And shining morning face, वो बच्चों का चमकता दमकता सुबह का चेहरा. That is graceful, that has beauty, that has innocence in it. अगर आप छोटे बच्चों को बस्ता लिए हुए स्कूल जाते हुए देखें, जो बिल्कुल मॉन्टेसरी के बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, मासूम मासूम भोले भाले, इतने प्यारे लग रहे होते हैं, इतना मासूमियत भरा चेहरा होता है. फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मासूमियत टपकती जाती है. फिर एक वक्त आता है सारी टपक जाती है. बहरहाल, सो एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह का चमकता दमकता चेहरा. क्रीपिंग लाइक स्नेल. क्रीपिंग का मतलब होता है टू मूव वेरी स्लो, बहुत आहिस्ता से हरकत करना. लाइक स्नेल. स्नेल इज आप यूं समझ लें एक कीड़ा है स्नेल. अरे भैया ये जो चैट है, ये स्कूल बैग, ये वर्ड है SATCHEL. सैशल, दैट मीन्स स्कूल बैग. स्कूल का बस्ता, बैकपैक भी कहते हैं उसको, जो कमर पे बांधा जाए. तो वो बस्ता लेकर जो है वो चल रहा होता है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल. स्नेल जो है वो एक वॉर्म है, एक कीड़ा है, और जो है वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाया जाता है. उर्दू में उसको कहते हैं घूंगा. और उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत सिलो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा होता है. और उसकी कमर पे जो है एक शेल भी होता है. तो ये कंपैरिजन दिया उन्होंने. जिस तरह से वो घूंगा बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेंगता है, बिल्कुल इसी तरह से बच्चा बस्ता लेकर जो है वो ना चाहते हुए भी उसकी अम्मा पकड़ के लेके जा रही होती हैं. जबरदस्ती स्कूल जा रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा बड़ा मासूमियत भरा होता है. अनविलिंग टू स्कूल. ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाना चाहता. बचपन में बच्चे स्कूल नहीं, पहली दफा तो सब डरते हैं. पहली दफा स्कूल छोड़ के आए, सब रोना धोना शुरू कर देते हैं. हम देखते हैं मॉन्टेसरी में छोटे बच्चे आ रहे होते हैं, एक हफ्ते तो वो रोते हैं. लड़कियां कम रोती हैं, लड़के तो पूरा सारे शौक पूरे करते हैं. कभी दरवाजे पे खड़े होके रो रहे हैं, कभी टेबल के ऊपर चढ़ के रो रहे हैं, कभी जो है वो एक्वेरियम के पास आके रो रहे हैं, मछलियों को रो रो के दिखा रहे हैं. तो रोते हैं. सो अनविलिंग टू स्कूल, वो नहीं जाना चाहते. So were you willing in first of the classes if you remember? अगर बेटा आप लोगों को अपनी पहली क्लासेस याद है, आप खुशी खुशी जाते थे पहली क्लास में स्कूल? हनीम बताएंगे. हनीम बेटा, हनीम can you hear me? Yes sir. खुशी खुशी जाती थी आप पहली क्लास से ही? Yes sir, खुशी से जाती थी.
अच्छा वाह भाई, लेकिन शेक्सपियर तो कह रहा है कि नहीं, बच्चे शुरू में ना खुशी से नहीं जाते, वो जबरदस्ती उनको ले जाते हैं। जेवंती, कैन यू टेल मी व्हाई चिल्ड्रन आर नॉट विलिंग टू स्कूल? दे गो टू स्कूल अनविलिंगली, क्यों? I think, sir, because they are very attached to their family as they are very young, so they don't want to get away from their family even for a short period of time. Very good. They have good attachment with their family members, therefore they do not want to be away even for a short period of time. Very nice. But, do you want to say something else, Jevanti? Yeah, actually, I was curious. You said that girls cry a little less than boys. Why is that? Huh? Boys Girls cry more cry than less. Yeah, why is that? girls cry less, boys cry more. Yes, I Why? observed it. हाँ, मैंने ये चीज जो है ना वो ऑब्जर्व की है कि वो लड़के जो है ना, Sir, they are hard it's to learn. strange है काफी. It's strange है, but they are hard to learn. उनमें जो है ना वो इतनी ज्यादा जो है ना वो हम्बलनेस और पोलाइटनेस नहीं होती जितनी गर्ल्स में नेचुरली होती है। आप ये देखिए, माँ जो होती है ना वो बड़ी नर्म दिल होती है, तो ये नरमी जो है ना वो गर्ल्स में ज्यादा होती है, वो नरमी से समझ जाती है। लड़कों में हार्शनेस ज्यादा होती है नेचुरली, फितरी तौर पर वो हार्ड होते हैं, तो वो जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं इस चीज को एब्जॉर्ब करने में। लेकिन अगर आप देखें, बट इफ यू सी बाय नेचर ह्यूमन बीइंग, अगर हम इंसानों की बात करें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बॉयज और गर्ल्स, सो ह्यूमन बीइंग बाय नेचर दे आर फ्री। इंसान फितरी तौर पर आजाद है, वो आजाद रहना पसंद करता है। अगर आप इसकी जो है वो बेस देखें, इसको कहा जाता था हैवाने नातिक। ये जंगलों में रहता था, गारों में रहता था, और जो है वो ऐसी जिंदगी बसर करता था कि वो अपने लिए कमाने के लिए निकल जाता था। एक हार्ड लाइफ थी, मुश्किल दुश्वार कुछ जिंदगी थी, तो ये उसकी इब्तिदा थी। लेकिन फितरी तौर पर इंसान ऐसा ही है कि वो आजाद रहना पसंद करता है। अब जब उसको बचपन से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, स्कूल में उसको रूल्स बताए जाते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे ना बैठो, ये करो, लाइन में खड़े हो, स्ट्रेट खड़े हो, पानी ऐसे पियो, यूं ऐसे करो, तो सो ही रियलाइजेस दैट नहीं, ये पता नहीं क्या बता रहे, मैं तो आजाद जिंदगी बसर करता हूँ, घर में जो चाह जहाँ चाह उठाया फेंका रखा, बस घर वाले बर्दाश्त करते हैं, स्कूल वाले क्यों नहीं कर रहे भाई? सो दैट इज व्हाट बाय नेचर उसको आजादी पसंद है, वो आजाद रहना चाहता है, इसलिए ही इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल। ही रियलाइजेस दैट हिज फ्रीडम इज बीइंग कॉन्फिस्केटेड। उसको एक डर ये भी होता है, एक तो खैर फैमिली मेंबर्स से अटैचमेंट वो जरूरी है, वो होती है, जिसकी वजह से एक दो दिन बच्चे रोते हैं, लेकिन ज्यादा जो जो जिद करते हैं वो इसलिए कि वो उनको आजादी पसंद होती है, बाय नेचर आजाद आजाद है, वो बाउंड्रीज में और चेन्स में वो बनना ही नहीं चाहते कि जो है वो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जा रहे हैं। But with the passage of time, they realize this reality that if we want to live in a good society, if you want to have a status, you have to learn manners. You have to learn some sort of education. फिर उनको ये चीज समझ में आना शुरू हो जाती है वक्त के साथ साथ कि देखो, आजाद तो हम हैं, लेकिन अगर अच्छी जिंदगी बसर करनी है, अगर जो है वो कामयाब जिंदगी बसर करनी है, तो तालीम तो हासिल करनी है। एक अच्छे माशरे का मेंबर बनना है तो फिर तालीम हासिल करनी है। सो व्हेन वंस दे हैव रियलाइज्ड इट, दे आर नॉट अनविलिंग टू स्कूल देन। जब उनकी समझ में ये बात आ जाती है, फिर वो जो है वो ट्रैक पर आ जाते हैं और जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। बस लड़कों की समझ में ये बात थोड़ा देर से आती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक जो है वो नखरे दिखाते रहते हैं। So they are unwilling to school. स्कूल जाने के लिए अनविलिंग हुए। कितने रोल हो गए? आरफा, आतिफ बेटा, हाउ मेनी रोल्स अभी तक डिस्क्राइब कर दिए इंसान के? कितने? टू। कौन कौन से? टू। कौन कौन से? The infant baby and the whining school boy. Very good. The infant boy, infancy और school life, that is second. तो फिर वक्त गुजरता रहता है, वक्त जो है वो किसी का नहीं होता, बढ़ता रहता है, वक्त आगे चलता रहता है, इंसान बढ़ता रहता है। पहले छोटा था, बच्चा था, रोता था, फिर स्कूल में दाखिल करा दिया गया। जनाब स्कूल में अनविलिंग था, नाराजगी से स्कूल जाता था, फिर स्कूल में भी दिल लगना शुरू हो गया। क्लास 1 पास की, 2 पास की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब 9 में पहुंचा तो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसके जज्बात, इसके एहसासात, इसकी फीलिंग्स सब बढ़ गई थी। किसी को देखकर फिर इसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। तो जनाब अब मामला खराब हो गया था। ही हैड फॉलन इन लव, कि एक वक्त इंसान पर ऐसा भी आता है कि वो मोहब्बत का शिकार हो जाता है। एंड देन द लवर, फिर वो लवर बन जाता है, फिर वो जो है उसको लोग कोई पसंद आने लगता है, वो चाहता है किसी की अट्रैक्शन हासिल करे, वो किसी के लिए जीना शुरू कर देता है। बस फिर जिंदगी जो है ना वो अजाब होना शुरू हो जाती है।
बहरहाल ये तीसरा रोल है, हर शख्स पर आता है। हमारे यहाँ तो ये हर एज में प्लस हुआ होता है। हम बचपन में भी बच्चे भी होते हैं, लवर भी होते हैं, फिर उसके बाद स्कूल बॉय भी होते हैं, लवर भी होते हैं, फिर आगे जाके मेच्योरिटी की एज भी होगी, लवर भी होगी। हमारे तो बोनस में चल रहा है ये वाला स्टेज। बहरहाल एंड देन द लवर, फिर उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी फीलिंग्स हैं, उसके जज्बात हैं, उसके एहसासात हैं। उसके बाद जब वो when he becomes a lover, so he sighs like furnace. Sigh एक वर्ड है, sigh, S-I-G-H, sigh. sigh का मतलब होता है आहें भरना। जब हम आहें भरते हैं किसी चीज को देखकर, कोई जब भाग जाता है, कोई छोड़ के चला जाता है, फिर हम उसके लिए आहें भर रहे होते हैं। So that is what sigh, S-I-G-H, sigh, आहें भरना। So to have an audible sound from your mouth, कि आपके मुंह से एक आवाज निकलती है जो लोग सुन सकते हैं, उसको आहें कहते हैं। वो दुख में, तकलीफ में इंसान जो है वो होता है। So sighing like furnace, बस वो ऐसे आहें भर रहा होता है जैसे फर्नेस। फर्नेस कहते हैं भट्टी को, और a place where coal is where iron is melted, जिसमें कोयला जल रहा होता है, जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है, जो बहुत गर्म जगह होती है भट्टी। जब भट्टी में लोहे को पिघलाया जाता है ना, तो उसमें से एक खास किस्म की आवाज आ रही होती है, गुड़गुड़ की, वो आहें भर रही होती है भट्टी। वो कंपैरिजन शायर ने दिया है कि बस जब इंसान मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है ना, तो वो उसके दिल से जो है वो आग निकल रही होती है, और वो हर लम्हे आहें भर रहा होता है। When he realizes the person whom I pay more attention, he is not paying attention to me, जब उसको ये एहसास हो जाता है कि एक शख्स जिसको मैं तवज्जो दे रहा हूँ, सामने वाला मुझे तवज्जो ही नहीं दे रहा, तो बस फिर उसके दिल में जो है वो एक आग भड़क उठती है, विद अ वोफुल बैलेट। और अब वो एक नगमा भी गाने लगता है। बैलेट का मतलब होता है सॉन्ग, वोफुल का मतलब होता है सैड सॉन्ग। गमज़दा दिल जले अशार उसको पसंद आने लगते हैं। मीर तकी मीर समझ में आ जाता है, गालिब अच्छा लगने लग जाता है। वो शख्स हैंड फ्री लगाता है, एक कोने में चला जाता है। गालिब की गजलें जो है वो उसको समझ में आ रही होती हैं, सारी पढ़ना शुरू कर देता है, सब समझ में आता है। तो बस वो देवदास बन जाता है एक तरह से, वो मोहब्बत करने लग जाता है। नगमे ऐसे सुनता है, met to his mistress's eyebrow, वो नगमे जो उसके महबूब की याद में बनाए जाएं, उसके महबूब की तारीफें हों। made to जो बनाए गए हों, his mistresses, his lovers eyebrow, his lovers appreciation, यहाँ eyebrow से मुराद उनकी तारीफ में, और महबूब की तारीफ में जो नगमे बनाए गए हों, बस उनको सोच सोच के वो वक्त गुजारता है। बताओ ये कितना खतरनाक दौर है इंसान की जिंदगी का। So 4 stages we have done up to now. देन अ सोल्जर, उसके बाद इंसान जो है ना वो क्या बन जाता है, सोल्जर बन जाता है। सोल्जर एक सिंबॉलिक है यहाँ पर, सिंबॉलिक। हर शख्स सिपाही नहीं बन जाता, हर शख्स दुनिया में फौजी नहीं बन जाता, लेकिन जब इंसान को पता चलता है कि जिस शख्स को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ वो मुझे तवज्जो ही नहीं दे रहा, और फिर उसको एहसास होता है कि मेरी अपनी एक जिंदगी है, आई हैव माई ओन लाइफ, आई हैव माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, घर चलाना है, घर वालों को देखना है। So then he becomes matured enough, he has an ambition of life, उसकी जिंदगी का एक मकसद बन जाता है, काफी मेच्योर्ड हो जाता है वो अपनी पिछली हरकतों को छोड़ देता है, और फिर एक ऐसी जिंदगी बसर करने की कोशिश करता है जिसमें वो मकासद से भरपूर हो। सो देन अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर रूल्स एंड रेगुलेशंस के पाबंद होते हैं, इसलिए शेक्सपियर ने ये वर्ड इस्तेमाल किया, एंड देन अ सोल्जर। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा मारिया? Maria, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. बोलिए क्या सर थर्ड और फोर्थ रोल बता दें। थर्ड और फोर्थ रोल, फोर्थ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड रोल है लवर, ही बिकम्स अ लवर। वो जब इंसान बड़ा होता है ना तो फिर वो लवर बन जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि जब कोई हमारा है, हम किसी के हैं, ऐसे अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात जो है ना वो इंसान की जिंदगी में आने लगते हैं, उसको तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। सो ही बिकम्स अ लवर, वो एक मोहब्बत करने वाला बन जाता है। समझ में आया मारिया? यस सर। चलो शाबाश, अच्छा वो आपकी समझ में आ गया, वरना ये तीसरा रोल समझने वाला नहीं है, ये तो आप भी थी है बहुत सारों की। बहरहाल सो ही मेट टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो देन अ सोल्जर, फिर उसके बाद वो सोल्जर बन जाता है। सोल्जर का मतलब ये हुआ कि वो अपने मकासद का, उसूल और कवानीन का पाबंद हो जाता है।
फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब व गरीब उसके बिलीव्स होते हैं। ओथ्स का मतलब बिलीव्स। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जब वो सोल्जर बन जाता है ना तो फिर वो अपने अकाइद पर भरोसा करता है, फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पाबंद होता है। एंड bearded like the part, और उसकी वजह का था उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे leopard, and bearded like the part. Part is here short form of leopard. leopard हम कहते हैं एक जानवर है जो है वो जैसे टाइगर होता है इसी तरह का जानवर होता है, लेकिन वो साइज में छोटा होता है। इंग्लिश में उसको लेपर्ड कहते हैं। टाइगर पे तो स्ट्राइप्स होती हैं, लेकिन लेपर्ड पे स्पॉट होते हैं, गोल गोल जो है वो नुक्ते बने होते हैं ब्लैक कलर के, और वो साइज में चीते से थोड़ा छोटा होता है। सो लेपर्ड, bearded like the leopard, और उसकी जो दाढ़ी है वो नीचे की तरफ जो है वो होती है। सो दैट इज व्हाट फ्यूरियसिटी उसकी जो है ना वो यहाँ पे मुराद है कि चूंकि वो लेपर्ड जो है ना वो बहुत फ्यूरियस होता है, बहुत गुस्से वाला होता है। सोल्जर में भी इतना ही गुस्सा होता है। मतलब इंसान की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब उसके जज्बात जो है ना इतने ज्यादा बढ़े हुए होते हैं कि उसे बात बात पे गुस्सा आ रहा होता है। सो bearded like the part, bearded like leopard means furious by face, चेहरे से ही उसके गुस्सा झलकने लगता है, बात बात पे उसको जो है ना गुस्सा आ जाता है। jealous in honor, ये शख्स जेलेसी रखता है ऑनर में। सडन एंड क्विक इन quarrel. सो अभी हमारा जो टाइम है ना बेटा वो आउट होने वाला है, 2 मिनट रह गए। इसको इन लाइनों को मैं दोबारा से 4th स्टेज से जो है ना वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओथ का मतलब होता है अकाइद, बिलीफ्स, OATHS, ओथ्स। ओथ्स मीन्स बिलीफ। ठीक है बेटा। अच्छा जी, सो नेक्स्ट क्लास में आप ये वाली बुक लेकर आएंगे पोएम्स की, हम इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके अलावा हम टेक्स्ट बुक भी पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 भी लेके आइएगा, ठीक है ना, ताकि हम एक टेक्स्ट भी शुरू कर सकें। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास।